हमने अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 5 साझेदार का प्रवेश शुरू कर दिया था। पिछले वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, तो सबसे पहले तो आप वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर में ख्याति का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ख्याति का पॉइंट ही समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या लिखा है, नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाए तब। सवाल में लिखा होगा कि नया साझेदार रोकड़ में ख्याति लाया है, साझेदार का कुछ नाम होगा, उसके साथ लिखा होगा कि वो ख्याति रोकड़ में लाया है। तो कुछ प्रविष्टियाँ होती है, तो किस प्रकार की प्रविष्टि होती है, अगर वो ख्याति लाएगा तो ख्याति लाता कैसे, पैसे के रूप में लाता है, तो रोकड़ धंधे में आएगी तो रोकड़ खाते उधार। अब यहाँ पे ख्याति ला रहा, ख्याति को कुछ नया नाम दिया गया इस चैप्टर में, ख्याति के प्रीमियम खाते से क्या हुआ, रोकड़ खाते उधार, ख्याति के प्रीमियम खाते से रोकड़ आई है इसलिए रोकड़ खाते उधार। ख्याति लाया है तो धंधे के लिए लाभ है, तो ख्याति के प्रीमियम खाते से। अभी जो ख्याति होती है, ये ख्याति कौन रखता है, पुराने साझेदार, क्योंकि जो पुराने साझेदार होते हैं उन्होंने धंधा जमाया होता है, नए साझेदार को प्रवेश देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो नए साझेदार से ख्याति की रकम मंगवाते हैं और आपस में बांटते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों की पूंजी अथवा चालू खाते से। अब चालू खाता क्या होता है, हमने साझेदारी पेढ़ी के वार्षिक हिसाब में सीख लिया है, ठीक है, तो आपको पता होगा। तो ये प्रविष्टि कब होगी, आपको याद रखना है, रोकड़ में ख्याति लाए तब। जब वो लाएगा तो प्रविष्टि क्या होगी, रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते से, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदार के पूंजी अथवा चालू खाते से। आगे देख लेते हैं, नया साझेदार रोकड़ में पूंजी लाया तब। अब पूंजी तो वो हमेशा लाएगा ही, ठीक है, सवाल में से कहीं लिखा नहीं होगा कि वो पूंजी लाया नहीं है, पूंजी तो उसको लानी ही है। तब प्रविष्टि क्या होती है, तो इसी प्रविष्टि आपने सीखी है 11वीं में। अगर वो पूंजी लाएगा तो रोकड़ आएगी, रोकड़ खाते उधार नए साझेदार के पूंजी अथवा चालू खाते जमा, ठीक है, वो तो उसकी पूंजी उसकी जमा करेंगे चालू खाते में। तो रोकड़ में पूंजी लाएगा तो क्या प्रविष्टि, रोकड़ खाते उधार नए साझेदार के पूंजी अथवा चालू खाते से। ये इसी प्रविष्टि थी। लास्ट देख लेते हैं, ख्याति की गणना त्याग के अनुपात में करेंगे। अब आपको ये याद रखना है कि ख्याति की गणना किसे करेंगे, त्याग के अनुपात में, और त्याग का अनुपात आपको पता ही है, त्याग बराबर पुराना माइनस नया। अब पुराना माइनस नया क्या है, उधर अनुपात दिया होगा, ठीक है, पुराने अनुपात में से नया अनुपात निकाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा, त्याग का अनुपात, जो कि हमने चैप्टर नंबर 4 पुनर्गठन में पहले ही सीख लिया है, तो आपको पता होगा। तो त्याग का सूत्र क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। इसका मतलब है ख्याति की कोई भी गणना होगी वो किस में करेंगे हम, त्याग के अनुपात में। मान लीजिए आप त्याग के अनुपात निकालने के लिए हमको नया अनुपात दिया होता है, अगर सवाल में नया अनुपात नहीं दिया है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी कैलकुलेशन है वो कौन में करेंगे हम, पुराना अनुपात में, क्योंकि तब पुराना अनुपात ही क्या बन जाता है, त्याग का अनुपात बन जाता है, ठीक है। अगर नया अनुपात दिया है तो पुराने में से नया अनुपात माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, त्याग का अनुपात। तो सवाल शुरू करने से पहले हमने कुछ ये पढ़ा जिससे आपको सवाल थोड़ा इजी लगेगा। सबसे पहले क्या था, रोकड़ में ख्याति लाएगा तो प्रविष्टि क्या थी, रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते से, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते से। सबसे पहले तो ये ख्याति लाएगा तो उसकी प्रविष्टि है। अब ख्याति कौन रख लेगा, पुराने साझेदार, तो ये उसकी प्रविष्टि है, ठीक है। और दूसरा क्या था, नया साझेदार रोकड़ में पूंजी लाया था, ये तो इसी प्रविष्टि है, रोकड़ खाते उधार नए साझेदार के पूंजी अथवा चालू खाते जमा। और लास्ट जो भी कैलकुलेशन होगी ख्याति को हम किसके अनुपात में करेंगे, त्याग के अनुपात में। त्याग का अनुपात का सूत्र क्या है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। और जब नया अनुपात सवाल में नहीं दिया गया होगा तो जो भी कैलकुलेशन होगी वो किस में करेंगे, पुराना अनुपात में, क्योंकि पुराना अनुपात ही त्याग का अनुपात बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये याद हो गया होगा। तो चलिए आज हम स्वाध्याय में पहला सवाल शुरू करते हैं। आप पहले से ध्यान देना तो आपको थोड़ा इजी लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पढ़ता हूँ पहले। तो जैसे आपने वार्षिक हिसाब करा है वैसे हमें प्रवेश भी करना है, यहाँ पर भी समायोजन दी गई है। जैसे हम वहाँ पर टिक लगाते थे पहले, वैसे यहाँ पर भी टिक लगाएंगे और उसके बाद सवाल करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखा है आभा और बीना 2:1 के प्रमाण में लाभ आने बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार है। तारीख 31/3/17 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। पक्की तलपट दी गई है हमें, नीचे लिखा हुआ है उन्होंने तारीख 1/7/17 से रिशिल को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश दिया। आप अंडरलाइन कर सकते हो कि नया साझेदार कौन है, रिशिल को उन्होंने नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। अब प्रवेश दे रहे हैं तो बहुत सारी कंडीशन भी होगी, कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, समायोजन। तो देख लेते हैं क्या क्या है। रिशिल रुपये 1 लाख पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा। आप अंडरलाइन कर सकते हो कि पूंजी भी रोकड़ में ला रहा है और ख्याति के 24,000 वो भी क्या कर रहा है, वो रोकड़ में ला रहा है। तो देख सकते हो आपके सवाल में जैसे मैंने कहा कि लिखा होगा कि वो क्या क्या रोकड़ में ला रहा है।
तो यहाँ पे पूंजी भी रोकड़ में ला रहा है और 24,000 ख्याति भी रोकड़ में ला रहा है। पहला सवाल है थोड़ा इजी रहेगा, बट आप थोड़ा ध्यान देते रहिएगा। अब यहाँ पे संपत्ति के समायोजन चालू हो गए तो थोड़ा आप ध्यान देंगे। दूसरी समायोजन है जमीन मकान की कीमत 17,000 से बढ़ानी है। अब हमको क्या करना है, जमीन मकान की कीमत बढ़ानी है, तो आप क्या करोगे, जमीन मकान पे टिक करोगे, ठीक है। यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है। आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखा 32,000 तक घटानी है। अगर आप 32,000 घटा देते हो तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। आपको घटाते हुए कब तक आना है कि जब तक उसकी कीमत कितनी रह जाए, 32,000। इसका मतलब है कि यंत्र की कीमत पहले कितनी है, 40,000। अगर आप 32,000 तक घटाओगे, इसका मतलब आपने कितनी घटा दी होगी, 8,000। तो आपको 8,000 घटानी है, ठीक है। तो आप यंत्र पे टिक कर लोगे। देनदारों पर 10% डूबती अनामत रखनी है। ये तो इजी समायोजन, देनदार में से माइनस कर दो और लाभ हानि खाते उधार कर देते हैं हम। बट यहाँ पे लाभ हानि खाते की जगह पे हम क्या बनाते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता। जैसे कि मैंने आपको बताया, लाभ हानि खाते का ये एक भाग है जिसे हम क्या कहेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। 5वें में लिखा है नहीं चुकाए बिजली बिल के 1100 का प्रावधान करना है। अब हमको बिजली बिल चुकाना है, उसका प्रावधान करना है, तो ये समायोजन आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रावधान करेंगे तो हमारा दायित्व है, और अगर चुकाएंगे तो हमें नुकसान होगा, पुनः मूल्यांकन खाते उधार करेंगे। लास्ट, तीनों साझेदार का नया लाभ हानि का प्रमाण 2:1:2 रखना है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर उनका पुराना अनुपात भी दिया गया है और नीचे नया अनुपात भी दिया गया है। तो इस प्रकार हम त्याग का अनुपात निकाल सकते हैं, जो कि क्या है, पुराना माइनस नया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ख्याति की गणना हमको त्याग के अनुपात में करनी होती है, और त्याग के अनुपात के लिए हमको पुराना अनुपात और नया अनुपात दोनों चाहिए होता है, जो कि सवाल में दिया गया है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है आवश्यक रोजनामचा लिखकर पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और प्रवेश के बाद की पक्की तलपट तैयार कीजिए। तो हमें यहाँ पर 4 खाते बनाने हैं और रोजनामचा भी लिखना है। बट एग्जाम में कभी भी रोजनामचा नहीं आता है, तो मैं इस सवाल में रोजनामचा आपको नहीं कराऊंगा। हमारा मेन फोकस होगा खाते बनाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और प्रवेश के बाद की पक्की तलपट बनाओगे। और क्या करेंगे, पक्की तलपट में जो भी पहले बाकियां दी गई है, तो हम वार्षिक हिसाब में क्या करते थे, जो भी बाकियां पहले दी गई होती है उसको हम खातों में रखेंगे, उसके बाद हम समायोजन पढ़ के सवाल को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं खाते बनाता हूँ और पक्की तलपट की एक एक बाकियां हम पढ़ते हैं और खाते में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पक्की तलपट बना ली है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, संपत्ति लेना पक्ष से सभी बाकियों को रखेंगे खाते में, ठीक है। तो सबसे ऊपर दी गई ख्याति, तो ख्याति के बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सवाल में हमको 2 ख्याति दी जाती है। सबसे पहले एक पुरानी ख्याति होती है और दूसरी क्या होती है, नई ख्याति। नई ख्याति क्या होती है, जो नया साझेदार आता है उसे हम नई ख्याति बोलते हैं, ठीक है। पर पुरानी ख्याति क्या होती है, तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने लाभ हानि के अनुपात में बांट देंगे। क्या कहा मैंने, पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे, ठीक है। तो जैसे कि संपत्ति लेना पक्ष उधार पक्ष होता है, तो ये जो पुरानी ख्याति हम कहाँ बांटेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते उधार पक्ष में। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो ये एकत्रित लाभ या हानि होती है कहाँ बांटेंगे, साझेदारों को बांट देंगे, ठीक है। तो ख्याति को हम लिखेंगे साझेदारों के पूंजी खाते उधार पक्ष में। तो ये रहा पूंजी खाता। अब हम क्या करेंगे, उधार पक्ष में एंट्री करेंगे। आप एक एक एंट्री को अच्छी तरह समझते जाना। क्या कहा था मैंने कि पुरानी ख्याति पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो पुराने साझेदार यहाँ पे कौन कौन है, आभा और बीना। रिसिल तो नया है, तो रिसिल को हम नहीं देंगे पुरानी ख्याति, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ख्याति उधार पक्ष में। वो ख्याति को बांट देंगे कौन से अनुपात में, 2:1, जो पुराना अनुपात है। जब आप 18,000 को बांटोगे तो आभा का आएगा 12,000 और बीना का आएगा 6,000, ठीक है। रिसिल को हम नहीं देंगे क्योंकि वो नया साझेदार है। अब आगे क्या लिखा है, जमीन मकान। जमीन मकान हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति लेना पक्ष में, तो वहां लिखेंगे। तो ये पक्की तलपट यहाँ लिखेंगे जमीन मकान। आपको जिसे पता है कि यहाँ इस पर समायोजन है, तो रकम कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे हम रकम कितनी है, 72,000। तो वार्षिक हिसाब आप कर चुके हो, जिस पे समायोजन होती है उसकी रकम हम अंदर कॉलम में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यंत्र। यंत्र पर भी समायोजन है, उसकी रकम भी कहाँ लिखेंगे, अंदर लिखेंगे 40,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया स्टॉक। स्टॉक पर कोई समायोजन नहीं है, तो इसकी रकम हम डायरेक्ट बाहर लिखेंगे 36,000। अब नेक्स्ट क्या है, देनदार। और जैसे कि आपको पता है कि देनदार पर समायोजन है डूबती अनामत की, तो यहाँ लिखेंगे 24,000।
तो अब हम क्या करेंगे, उसकी जो पुरानी कीमत है वो लिखेंगे। आप 22,000 नहीं लिखोगे, आप कौन सी कीमत लिखोगे, जो पुरानी कीमत है माइनस करने के पहले की, कितनी है 24,000, तो आपको उसे लिखना है। आगे लिखा है विनियोग, विनियोग भी हमारी संपत्ति है, यही लिखेंगे विनियोग 8,000 बाहर, क्योंकि समायोजन नहीं है इस पर। अब नेक्स्ट बाकी कौन सी है, रोकड़, और रोकड़ बैंक खाता हमने बनाया है, क्योंकि सवाल में कहा है अगर रोकड़ बैंक खाता आपने बनाया तो उसकी बाकी हम उसी खाते में लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए, जो रोकड़ और बैंक खाते की शेष है हम कहाँ लिखेंगे, उसके खाते में लिखेंगे। आपको पता होगा कि जो खाता हमने बनाया है अगर आप उसी की शेष लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे, शेष आगे लाए, क्या लिखते हैं, शेष आगे लाए, ठीक है। आप ये याद रखोगे, रोकड़ खाते की शेष लिख रहे हैं और उसी खाते में लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, शेष आगे लाए। कितनी दी गई है, 2,000, तो लिखेंगे 2,000। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है विज्ञापन अभियान खर्च। आपको मैंने बताया था कि जो भी एकत्रित लाभ या हानि होगा वो साझेदारों में हम बांट देंगे। ये जो विज्ञापन अभियान खर्च है ये पुराने साझेदारों का खर्च है, तो उनके पूंजी खाते उधार पक्ष में हम इसको बांट देंगे। जैसे कि हमने ख्याति को बांटा अभी, ये रहा पूंजी खाता विज्ञापन अभियान खर्च, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके लिए नया है, जो भी लाभ होगा वो पूंजी खाते जमा पक्ष में बांटेंगे और जो भी खर्च या नुकसान होगा वो पूंजी खाते उधार पक्ष में बांटेंगे, ठीक है। ये आपके लिए नया है तो आप इसे थोड़ा अच्छी तरह समझिएगा। 6,000 को जब आप 2 अनुपात देकर बांटोगे तो यहाँ पे आएगा 4,000 और आभा का आएगा 2,000, और जो भी लाभ या हानि है वो पुराने साझेदारों में ही बांटेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास पूंजी खाता पूंजी दायित्व पक्ष में दिया है आभा और बीना का। पूंजी खाता हमने बनाया है और हमें पूंजी दी गई है, तो पूंजी खाते में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए, ठीक है। उसी खाते की शेष लिखोगे तो क्या लिखोगे, शेष आगे लाए। आभा की पूंजी कितनी है, 80,000, और बीना की पूंजी है यहाँ पर 60,000। अब रिसिल की जब पूंजी वो लाएगा तब हम उसकी एंट्री करेंगे। अभी हमने किसकी लिखी, आभा और बीना की। नेक्स्ट यहाँ पे है सामान्य अनामत। सामान्य अनामत एकत्रित किया गया लाभ है, साझेदारों के पूंजी खाते जमा पक्ष में हम बांट देंगे, तो यहाँ लिखूंगा सामान्य अनामत। तो बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 12,000 और 6,000, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कारीगर मुआवजा अनामत, ये भी एकत्रित किया गया लाभ है, बट कभी कभार इसमें समायोजन आती है। जब समायोजन आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले समायोजन सोल्व करने की, उसके बाद अगर जो लाभ बचता है वो हम पुराने साझेदार को बांट देंगे। बट अभी यहाँ पे कारीगर मुआवजा अनामत की कोई समायोजन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कारीगर मुआवजा 4500 को जब आप बांटोगे तो यहाँ पर आएगा 3,000 और बीना का आएगा 1,500, ठीक है। नेक्स्ट है विनियोग अनामत। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था पहले वीडियो में कि जो भी अनामतें होगी वो सभी साझेदारों में हम बांट देंगे, तो इस विनियोग अनामत को भी हम बांटेंगे। यहाँ पर आएगा 1,000 और यहाँ पे आएगा 500, टोटल 1,500 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बांटने आता होगा। तो ऊपर से थोड़ी जगह छोड़ के आप नीचे लिखेंगे लेनदार 28,000 के दिए हैं, और लास्ट देनी हुंडी वो हमारा दायित्व है 12,000। इन दोनों पे कोई समायोजन, इसलिए रकम डायरेक्ट बाहर लिखी हमने। तो पक्की तलपट की सभी बाकियों को हमने खाते में रखा है। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा, क्योंकि आपने वार्षिक हिसाब अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक एक समायोजन को पढ़ेंगे और उसे सोल्व करेंगे। पहले समायोजन में क्या लिखा है, रिसिल रुपए 1,00,000 पूंजी के रूप में और 24,000 ख्याति पेटे रोकड़ में लाएगा। तो सबसे पहले तो क्या ला रहा है, पूंजी। तो पूंजी का रोजनाम था, मैंने आपको बताया था कि रोकड़ खाते उधार, नए साझेदार के पूंजी खाते जमा। तो नया साझेदार यहाँ पे कौन है, रिसिल। तो प्रविष्टि क्या होगी, रोकड़ खाते उधार रिसिल के पूंजी खाते से, ठीक है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी खतौनी करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है कि ये तो अभी मैंने आपको रोजनामचा बताया है, रोजनामचा के ऊपर से आप खतौनी करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखा, रोकड़ खाते उधार, और क्या लिखा है, रिसिल के पूंजी खाते जमा। इसका मतलब दोनों की खतौनी हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने दोनों खाते हमें बनाया, पूंजी खाता ही बनाया है और रोकड़ खाता ही बनाया है। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रोकड़ खाते उधार, क्योंकि आप ये 11वीं में सीख चुके हो तो आपको आना चाहिए।
रोकड़ खाते उधार पक्ष में हम नाम किसका लिखेंगे, रिसील के पूंजी खाते, और रिसील के पूंजी खाते के जमा पक्ष में हम क्या नाम लिखेंगे, रोकड़ खाते। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पता होगा। रोकड़ खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, रिसील के पूंजी खाते, और रिसील के पूंजी खाते के जमा पक्ष में नाम किसका लिखेंगे, रोकड़ खाते। ठीक है, जब हम खतौनी करते हैं तो अपोजिट नाम लिखते हैं। तो चलिए हम पहले खतौनी करते हैं इसकी। तो प्रविष्टि क्या थी, रोकड़ खाते उधार, तो रोकड़ खाते उधार नाम क्या लिखेंगे, रिसील का, तो आर के पूंजी खाते। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो खाता हम बनाते हैं उस खाते में उसका नाम कभी लिखते नहीं है। तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में नाम किसका लिखा, रिसील के पूंजी खाते, कितनी पूंजी लाया वो 1 लाख। तो अब हम क्या करेंगे, रिसील के पूंजी खाते के जमा पक्ष में एंट्री करेंगे। तो ये रहा पूंजी खाता, रिसील के पूंजी खाते जमा। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए समझ के, रिसील के पूंजी खाते जमा। तो रिसील के पूंजी खाते जमा पक्ष में नाम किसका लिखने के कहा मैंने आपको, रोकड़ खाते। ठीक है, क्योंकि रिसील के पूंजी खाते में रिसील का नाम आएगा नहीं, हमको कारण लिखना रहता है। ठीक है, कि किस कारण से आया है ये पैसा, तो रोकड़ में क्या लाया है, वो पूंजी लाया है, तो हम लिखेंगे पूंजी में 1 लाख। तो उम्मीद करता हूं आपको ये खतौनी करना समझ में आया होगा। तो सवाल में आगे क्या लिखा हुआ था कि वो पूंजी के साथ साथ क्या ला रहा है, ख्याति भी रोकड़ में ला रहा है। अगर ख्याति रोकड़ में लाएगा तो मैंने आपको रोजनाम से क्या बताया था, तो प्रविष्टि कुछ इस प्रकार से होगी, रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते से, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार, वहां क्या लिखा था मैंने, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते जमा। तो पुराने साझेदार यहाँ पर कौन है, आभा और बीना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आभा के पूंजी खाते से और बीना के पूंजी खाते से। तो कुछ इस प्रकार से हमारा रोजनामचा बनेगा, रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते से, ख्याति के प्रीमियम खाते उधार आभा और बीना के पूंजी खाते से। तो सबसे पहले तो कितनी लाया रहा वो ख्याति, 24,000। तो 24,000 से हम ख्याति का खाता खोलेंगे, 24,000 और 24,000। अब ख्याति का खाता बंद करेंगे तो 24,000 से वो बंद होगा। बट अब हमको यहाँ पर उनको ख्याति बांटना रहेगा। तो बांटने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि हम त्याग के अनुपात में बांटेंगे, और त्याग के अनुपात के लिए हमें पुराना अनुपात और नया अनुपात चाहिए होगा। तो सवाल में हमको दोनों ही दिए गए। तो आभा और बीना का पुराना अनुपात कितना था, 2:1, यानी 2/3, 1/3। और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, नया अनुपात। नया अनुपात सवाल में दिया गया था 2:1:2। ठीक है, तो ये हो गया आभा का, ये हो गया बीना का, और ये हो गया रिसील का। तो बट्टे में कितना आ जाएगा, 2, 1, 2, 5। ठीक है, तो आभा का नया अनुपात कितना है, 2/5, तो रखेंगे 2/5, और बीना कितना है, 1/5। तो जो त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात निकालना मैंने आपको पहले चैप्टर नंबर 4 में सिखा दिया, तो आपको पता होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए अब हम तो यहाँ करेंगे 5 का गुणा 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, माइनस 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, और बट्टे में 5 का गुणा 3 से करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 15। तो जब आप 10 में से 6 को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 4, और बट्टे में 15। नेक्स्ट 5 एकम 5 माइनस 3 एकम 3, 5 दिया 15, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2/15। तो कुछ इस प्रकार से हमको इनका त्याग का अनुपात मिला है। अब हमको त्याग के अनुपात की गणना करनी है, इसलिए ऊपर जो अंश में कीमत रहेगी हम वो लेंगे। ठीक है, हर की कीमत को ध्यान में नहीं लेंगे। यहाँ पर हर में खाली आपको क्या ध्यान देना है, अगर सभी का बट्टे में 15 आ रहा है, इसका मतलब आपने जो अनुपात निकाला वो सही अनुपात निकाला है। बट एक्चुअल में त्याग का अनुपात हम क्या लेंगे, जो अंश की कीमत है वो लेंगे, इसका मतलब 4। तो यहाँ पर आभा और बीना का त्याग का अनुपात क्या है, 4:2। जब 4:2 को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, 4:2 बट्टे 4 और 2 कितना होगा, 6। तो 4/6 और 2/6। ठीक है, तो ये निकाला हमने त्याग का अनुपात। अब ये जो 24,000 जो रिसील ला रहा था वो इस अनुपात में पुराने साझेदार को हम बांट देंगे। ठीक है, तो जो आभा का अनुपात क्या है, 4/6, और बीना का अनुपात 2/6। तो इस 24,000 को हम बांटेंगे। तो जब आप बांटोगे तो आभा के भाग में आएगा 16,000 और बीना के भाग में आएगा 8,000। तो इस अनुपात में हमने इस 24,000 को बांटा, तो आभा के भाग में आया 16,000 और बीना के भाग में आया 8,000। तो पूरे चैप्टर में आपको इसी प्रकार से ख्याति की एंट्री को समझना है। अगर आप ख्याति की एंट्री को समझ लेते हो तो आपका प्रवेश एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर पूरा। तो चलिए अब हमको क्या करना है, ये जो रोजनामचा आपने लिखा है अब इसकी खतौनी आपको करने पड़ेगी। जैसे कि हमने अभी पूंजी की करी थी, इस प्रकार से हमको खतौनी करनी रहेगी। तो सबसे पहले रोजनामचे की खतौनी हम करते हैं। यहाँ लिखा है रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते से।
तो यहाँ पर हमने ख्याति खाता कहीं बनाया नहीं है, तो ख्याति की तो कोई एंट्री हम करेंगे नहीं। ठीक है, इसका मतलब हमें ख्याति की कहीं एंट्री नहीं करनी है, केवल हमें आभा, बीना और रोकड़, क्योंकि हमने पूंजी खाता बनाया है और रोकड़ खाता ही बनाया है, तो इसी की खतौनी हमको करनी रहेगी। बट किस प्रकार, तो रोकड़ खाते उधार पक्ष में हम नाम किसका लिखोगे, ख्याति के प्रीमियम खाते। एंट्री इसकी नहीं करनी है, बट नाम तो लिखना पड़ेगा इसका कि किस कारण से पैसा आया है, तो ख्याति का पैसा धंधे में आया है, तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में हम नाम लिखेंगे ख्याति के प्रीमियम खाते। ठीक है, अब ख्याति के प्रीमियम खाते के तो एंट्री हमको करनी नहीं है, तो डायरेक्ट हम कहेंगे नीचे आएंगे, तो आभा और बीना के पूंजी खाते के जमा पक्ष में हम नाम किसका लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते। तो ये रहा हमारा रोकड़ खाता। क्या थी एंट्री, रोकड़ खाते उधार, तो रोकड़ खाते उधार नाम क्या लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते, ख्याति के प्रीमियम खाते। कितने लाया है वो, 24,000। अब हमने यहाँ पे ख्याति खाता तो नहीं बनाया, तो ख्याति खाते की एंट्री नहीं करेंगे, बट साझेदारों का पूंजी खाता बनाया तो वहाँ एंट्री करने पड़ेगी। तो ये रहा हमारा पूंजी खाता। क्या एंट्री थी, ख्याति खाते उधार आभा और बीना के पूंजी खाते से, तो आभा और बीना के पूंजी खाते के जमा पक्ष में हम एंट्री क्या करेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते, ख्याति के। तो हमने इनकी ख्याति को बांटा था, कितना आया था, 16,000 और 8,000, 16,000 और 8,000। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ख्याति की खतौनी करी। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में सब कुछ आ रहा होगा। आप एक एक पॉइंट को थोड़ा अच्छी तरह समझिए। ठीक है, पहला सवाल है, थोड़ा नहीं समझ में आएगा तो दूसरे सवाल से आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम दूसरी समायोजन देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है जमीन मकान की कीमत 17,000 से बढ़ानी है। 17,000 से बढ़ाने का मतलब हमको 17,000 ही बढ़ानी है। ठीक है, तो 17,000 हम प्लस करेंगे जमीन मकान में, तो ये रही जमीन मकान। बढ़ाने का मतलब हमको प्लस करना पड़ेगा, इसका मतलब जमीन मकान में वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे वृद्धि कितने की, 17,000 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 17,000 का आपको लाभ हुआ है। लाभ को हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते जमा पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा पुनः मूल्यांकन खाता। यहाँ लिखेंगे जमीन मकान खाते, जमीन मकान खाते। कितने की वृद्धि हुई, 17,000 की। जितनी वृद्धि होगी उतनी रकम हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाते। दूसरी समायोजन है यहाँ पे, यंत्र की कीमत 32,000 तक घटानी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, 32,000 तक का मतलब आपको 8,000 घटानी है। ठीक है, तो ये रहे हमारे यंत्र 40,000 के। घटाने का मतलब हमें कमी करनी है। ठीक है, कमी कितनी करनी है, 8,000 की। अगर कमी करेंगे तभी वो कितने के रह जाएंगे, 32,000 के रह जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हमने 32,000 तक की क्या कर दी, कमी कर दी। अब हमें 8,000 का नुकसान हुआ है, पुनः मूल्यांकन खाते कहाँ लिखेंगे, उधार पक्ष में लिखेंगे। ठीक है, लाभ अगर हो रहा है तो जमा पक्ष में, नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन खाते उधार, जैसे हम लाभ हानि खाते के साथ करते हैं वैसे। तो यहाँ लिखेंगे यंत्र खाते, कितना, 8,000। तो आपको दोनों समायोजन आए होगी। चौथी समायोजन है, देनदारों पर 10% डूबती अनामत रखनी है। तो ये रहे हमारे देनदार। फिलहाल आपको जो पुराने डूबती अनामत है उसको इग्नोर करना है। उसका क्या करना है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो जो शुद्ध देनदार है उसमें डूबती अनामत गिनेंगे, तो डूबती अनामत, तो 24,000 का हमने 10% डूबती अनामत निकाला, कितना है, 2400। तो डूबती हमेशा माइनस होती है तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 21,600। तो ये रहा पुनः मूल्यांकन खाता। यहाँ लिखेंगे डूबती अनामत खाते। तो अब आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको 2400 पूरा नहीं लिखना है। आपने जो नया डूबती अनामत लिखा है वो कितना है, 2400। तो 2400 में से आपको जो पुरानी डूबती अनामत है वो माइनस करके रकम लिखनी है। ठीक है, पुरानी डूबती अनामत कितनी यहाँ पर, 2,000। नई डूबती अनामत में से आपको पुरानी डूबती अनामत माइनस करके तब पुनः मूल्यांकन खाते में रकम लिखनी है। तो 2400 में से आप क्या करोगे, 2,000 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आएगा 400। तो 400 की एंट्री यहाँ पर होगी, 2400 से नहीं। ठीक है, तो क्या करा हमने, नई माइनस पुरानी। पांचवी समायोजन, नहीं चुकाए बिजली बिल के लिए 1100 का प्रावधान करना है। इसका मतलब हमको बिजली बिल 1100 चुकाना है। चुकाएंगे तो हमें नुकसान होगा, और चुकाना का प्रावधान है, इसका मतलब हमारा दायित्व है। तो एंट्री कहाँ जाएगी, पुनः मूल्यांकन खाते उधार और पूंजी दायित्व पक्ष में। तो सबसे पहले तो हम पुनः मूल्यांकन खाते में एंट्री करेंगे बिजली बिल की। तो हमने यहाँ पे लिखा बिजली बिल खाते, कितना चुकाना है हमको, 1100। तो 1100 का प्रावधान हमको करना है। दूसरी एंट्री हमको चुकाना है, इसका मतलब हमारा दायित्व है, पूंजी दायित्व पक्ष में लिखेंगे। या तो आप पहले पूंजी दायित्व पक्ष में लिख सकते हो, उसके बाद पुनः मूल्यांकन खाते में। पहले मैंने यहाँ पे पुनः मूल्यांकन खाते में लिख दिया है, तो अब आप कहाँ लिखोगे, पूंजी दायित्व पक्ष में। तो यहाँ मैंने लिखा बिजली बिल का प्रावधान 1100। ठीक है,
अब छठे नंबर के समायोजन में हमें नया लाभ आने का प्रमाण दिया है, उसका उपयोग तो हम पहले ही कर चुके हैं त्याग का अनुपात निकालने के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। सभी समायोजन भी हमने कर लिए, ख्याति की एंट्री भी हमने कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, खातों को बंद करेंगे। सबसे पहले हम पुनर्मूल्यांकन खाता बंद करेंगे। तो ये रहा हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता। यहाँ पर जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा है तो टोटल करेंगे 17,000। अब आपको टोटल करना तो पता ही है कि जिस पक्ष का टोटल ज़्यादा है उसको दोनों तरफ लिखते हैं। तो 17,000 दोनों तरफ लिखा। अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे। अब जैसे ही माइनस करोगे आप तीनों संख्या को, तो यहाँ पर आएगा 7,500। अब ये जो आया ये क्या है, अगर उधार पक्ष में तो ये लाभ निकला है। क्या निकला है, लाभ। और पुनर्मूल्यांकन खाता तो हमने पढ़ ही लिया है पहले पुनर्गठन में, तो आपको पता होगा लाभ को क्या करते हैं हम पुराने साझेदारों में बांट देते हैं। तो यहाँ पर आभा और बीना, तो जब आप 2:1 में बांटोगे इसको तो आभा का आएगा 5,000 और बीना का आएगा 2,500। तो यहाँ उधार पक्ष में लिखा हुआ है तो पूंजी खाते हम कहाँ लिखेंगे, जमा पक्ष में। और वैसे भी लाभ को हम कहाँ लिखते हैं, जमा पक्ष में ही लिखते हैं। तो चलिए इस लाभ को हम जमा पक्ष में ले जाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा पुनर्मूल्यांकन खाते 5,000 और 2,500। अब हम क्या करेंगे, पूंजी खाता ही बंद करेंगे। आप देख सकते हो कि जमा पक्ष में सबसे ज़्यादा एंट्री है, इसका मतलब जमा पक्ष का टोटल ही ज़्यादा होगा। तो अब क्या करेंगे, जमा पक्ष का टोटल करेंगे और उसको दोनों तरफ लिखेंगे। तो जब आप आभा की सभी संख्या को प्लस करोगे तो यहाँ पर आएगा 1,17,000 और बीना को प्लस करोगे तो आएगा 78,500 और रिसिल का तो 1,00,000। तो अब इसी कुल योग को हम यहाँ पर भी लिखेंगे 1,17,000, 78,500 और 1,00,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, अंतिम पूंजी, जिसे हम कहेंगे शेष आगे ले गए। तो जब आप इसमें से इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 1,01,000। अब इस 78,500 में से जब इन दोनों को माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 70,500 और इस 1,00,000 में से हमें कुछ माइनस नहीं करना है तो पूरी की पूरी शेष रहेगी 1,00,000। तो ये हमारी क्या है, अंतिम पूंजी, जिसे हम कहाँ लिखेंगे, पक्की तलवट में लिखेंगे पूंजी दायित्व पक्ष में। जैसे कि आपको पता है पूंजी खाते की अंतिम बाकी लिखने से पहले आप रोकड़ खाता ही बंद करोगे। रोकड़ खाते का ये पक्ष का टोटल ज़्यादा है क्योंकि जमा पक्ष में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आएगा 1,26,000 और इसी टोटल को यहाँ पर भी लिखेंगे 1,26,000। अब यहाँ पर कुछ भी शेष नहीं है तो इसको भी लिखेंगे हम शेष आगे ले गए। तो पूरी की पूरी शेष बचेगी हमारे पास 1,26,000। अब ये जमा पक्ष में है और वैसे भी आपको पता है कि रोकड़ हम कहाँ लिखते हैं, संपत्ति लेना पक्ष में। अगर यहाँ जमा पक्ष में लिखा है तो कहाँ लिखेंगे हम, संपत्ति लेना पक्ष में। तो चलिए पूंजी खाते के शेष को भी लिख देते हैं और रोकड़ खाते के शेष को भी हम पक्की तलपट में लिख देते हैं। तो संपत्ति लेना पक्ष में हमने लिखा रोकड़ शेष 1,26,000। पूंजी भी लिखेंगे, पूंजी दायित्व पक्ष में तो यहाँ लिखेंगे पूंजी खाता। कौन कौन था, आभा, बीना और रिशिल। आभा का था 1,01,000, बीना का था 70,500 और रिशिल का था 1,00,000। अब पक्की तलपट का तो आपको पता ही है, अगर आप दोनों पक्ष का टोटल करते हो और दोनों पक्ष का टोटल अगर समान आता है इसका मतलब आपने सवाल सही करा है। तो इस प्रकार हमारे दोनों पक्ष का टोटल कितना आया, 3,12,600, 3,12,600। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया होगा। मैंने आपको अच्छी तरह एक एक पॉइंट समझाया अच्छे से, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो आप होमवर्क में उदाहरण 22 कर सकते हो जो इसी की तरह है, जिससे आपकी प्रैक्टिस इसकी और अच्छे से हो जाए। तो आज के वीडियो में अब हम इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।